हेलो दोस्तों, मैं कपिल तोमर और आज आपका टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ। मैं क्लास 10th का चैप्टर 18 इंडियन साइंटिस्ट एंड बायोग्राफी एंड अचीवमेंट। तो चलो हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है भारतीय वैज्ञानिक और जीवन परिचय एवं उपलब्धियाँ। ये क्लास 10th साइंस का चैप्टर 18 है, चैप्टर 18। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि विज्ञान के दो पक्ष होते हैं। विज्ञान के दो पक्ष कौन कौन से होते हैं? आधारभूत विज्ञान और अनुप्रयोगात्मक विज्ञान। सबसे पहले देखते हैं अनुप्रयोगात्मक विज्ञान क्या होता है। यह देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है तथा गुणात्मक प्रभाव डालने वाला विज्ञान कहलाता है। दूसरा है आधारभूत विज्ञान। इससे वैज्ञानिक मानसिकता, समझ व तकनीकी विकास होता है। विज्ञान के दोनों पक्षों को समृद्ध बनाने के लिए भारतीय वैज्ञानिकों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कुछ भारतीय वैज्ञानिकों के जीवन परिचय एवं उपलब्धियां निम्न हैं। जैसे हमारे भारत देश में बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने अपने अपने योगदान दिए हैं, अपनी अपनी उपलब्धियां हैं जिनकी उनके बारे में हम अभी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला आता है इनमें सुश्रुत। तो सुश्रुत विश्वामित्र के वंशज सुश्रुत का जन्म 600 ईसा पूर्व हुआ था। इन्होंने धन्वंतरि के आश्रम से प्रारंभिक चिकित्सकीय ज्ञान प्राप्त किया था। सुश्रुत ने सर्वप्रथम शल्य चिकित्सा का परिष्कृत ज्ञान प्रदान किया। ये पहले चिकित्सक थे जिन्होंने शल्य क्रिया का परिष्कार कर अनेक जटिल ऑपरेशन प्रस्तुत किए। सुश्रुत ने 26वीं शताब्दी पहले नाक, कान व होठों आदि की प्लास्टिक सर्जरी के उदाहरण ग्रंथों में मिलते हैं तथा सुश्रुत को प्लास्टिक सर्जरी का पिता कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्लास्टिक सर्जरी का पिता किसे कहा जाता है? तो प्लास्टिक सर्जरी का पिता सुश्रुत को कहा जाता है। नेक्स्ट है अपना, इन्होंने शल्य चिकित्सा में 101 यंत्रों का ज्ञान प्रदान किया। शल्य चिकित्सा में इन्होंने 101 यंत्रों का जो ज्ञान है उन्होंने ये प्रदान किया। सुश्रुत की जो पुस्तक थी उन्होंने सुश्रुत संहिता लिखी थी। सुश्रुत संहिता में शल्य चिकित्सा का वर्णन किया गया। सुश्रुत की जो सुश्रुत संहिता नामक एक पुस्तक थी उसमें शल्य चिकित्सा का पूर्ण वर्णन किया गया है। सेकंड आता है अपना चरक। चरक भी एक वैज्ञानिक हैं। चरक आयुर्वेदिक चिकित्सा के महान आचार्य थे। ये पहले चिकित्सक थे जिन्होंने पाचन, उपापचय और शरीर प्रतिक्रिया की अवधारणा दी। इनके अनुसार शरीर को कार्य के कारण 3 दोष होते हैं। इनके अनुसार जो हमारा शरीर होता है उसमें कार्य के आधार पर 3 दोष पाए जाते हैं, पित्त, कफ एवं वात। वात यानी वायु को कहते हैं। शरीर में मौजूद तीनों दोषों के असंतुलन से बीमारियां उत्पन्न होती थी। इन्होंने 3 दोष बताए थे, पित्त, कफ और वात। इन तीनों दोषों के कारण शरीर में जो असंतुलन होता है उससे बीमारियां उत्पन्न होती थी। इनके द्वारा लिखा गया ग्रंथ चरक संहिता था। आपसे पूछा जा सकता है चरक के द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया था? इनके द्वारा लिखा गया था चरक संहिता, जो संस्कृत भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ है। यह ग्रंथ 8 खंडों में गद्य एवं पद्य दोनों रूपों में लिखित है। नेक्स्ट है अपना, चरक ने आनुवंशिकी के मूल सिद्धांतों को 2000 वर्ष पूर्व ही जान लिया था। इन्हें उन कारणों का पता था जिनसे शिशु का लिंग निर्धारण होता था। चरक ने जो आनुवंशिकता के मूल सिद्धांत थे 2000 वर्ष पूर्व ही जान लिया था। मतलब जो आनुवंशिकता का मतलब जो पिता के लक्षण पुत्र से उसकी आगे वाली पीढ़ी में जाने वाले जो लक्षण होते हैं वो उन लक्षणों को इसने 2000 वर्ष पूर्व जान लिया था। आज से मतलब 2021 से मतलब 2000 वर्ष पूर्व ही जान लिया था। ये पहले चिकित्सक थे जिन्होंने हृदय की गति का नियंत्रण केंद्र बताया। हृदय की जो गति होती है उसका नियंत्रण केंद्र बताया।
चरक ने चिकित्सा के लिए कुछ निर्देश दिए जो निम्नलिखित हैं। चरक के अनुसार चिकित्सक को रोगियों से किसी भी दशा में शत्रुता नहीं रखनी चाहिए। चरक ने क्या बताया था? चिकित्सा के लिए कुछ निर्देश दिए थे कि जो डॉक्टर होता है, चिकित्सक होता है, उसको रोगियों से किसी प्रकार का शत्रुता नहीं रखनी चाहिए। रोगी के घर की बातों को बाहर नहीं बताना चाहिए। जो रोगी को, जो डॉक्टर के पास जो रोगी आता है, उसकी जो बातें होती हैं उनको कहीं बाहर नहीं बताना चाहिए। चिकित्सक को सदैव ज्ञान की खोज में रहना चाहिए। सदैव ज्ञान की खोज में कहाँ रहना चाहिए? चिकित्सक को सदैव हमेशा कुछ न कुछ खोज करती हुई रहनी चाहिए। चरक शब्द का अर्थ होता है चलना। चरक शब्द का अर्थ क्या होता है? चलना। वे पीड़ित जनता का इलाज करने तथा उन्हें शिक्षा देने दूर दूर तक पैदल यात्रा करते थे, इसलिए उन्हें चरक संहिता कहा जाता था, इसलिए उन्हें चरक कहा जाता था। नेक्स्ट है अपना सीवी रमन। थर्ड वैज्ञानिक है अपना सीवी रमन। इनका जो पूरा नाम है चंद्रशेखर वेंकट रमन। चंद्रशेखर वेंकट रमन था। इनका जो जन्म हुआ था वो 7 नवंबर 1888 ईस्वी को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली शहर में हुआ था। इन्होंने 1907 में भौतिक विज्ञान से MSc परीक्षा उत्तीर्ण की। इनको भारत सरकार द्वारा अर्थ विभाग के उप महालेखापाल पद पर नियुक्त किया गया। कौन से पद पर? उप महालेखापाल के पद पर नियुक्त किया गया था। इन्होंने भारत सरकार द्वारा अर्थ विभाग के उप महालेखापाल पद पर नियुक्त किया गया। इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय में भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर पद पर रहते हुए रमन प्रभाव की खोज की। जो एक रमन प्रभाव होता है उसकी इन्होंने खोज की थी, जिसके लिए इन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इनका जो रमन प्रभाव था उसके लिए इन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रमन को प्रकीर्णन मतलब क्या है? रमन प्रभाव को रमन प्रकीर्णन भी कहा जाता है। इसके अनुसार जब प्रकाश द्रव माध्यम से गुजरता है तो प्रकाश बाद द्रव में अंतःक्रिया होती है, जिसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। 1949 में इन्हें राष्ट्रीय प्राध्यापक नियुक्त किया गया। 1954 में सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। इन्हें 1954 में जो भारत का सर्वोच्च सम्मान होता है भारत रत्न, उससे भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। रमन ने समुद्र व आकाश का रंग नीला होने का कारण बताया। जो इन्होंने जो बताया था कि आकाश का रंग नीला क्यों होता है और समुद्र का रंग नीला क्यों होता है, इसका कारण भी बताया था, तथा ठोस, द्रव तथा गैसों का भी अध्ययन किया था। इसके अलावा इन्होंने चुंबकीय शक्ति, एक्स-रे किरण, पदार्थ की संरचना, वर्ण व ध्वनि पर वैज्ञानिक अनुसंधान किए। रमन ने किस किस पर प्रयोग किए थे? सीवी रमन ने इन्होंने चुंबकीय शक्ति की भी खोज की, एक्स-रे किरण, पदार्थ की संरचना, वर्ण व ध्वनि पर वैज्ञानिक अनुसंधान किए। इनका जो सम्मान के लिए इनके सम्मान के लिए हर वर्ष 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इनके जो सम्मान के लिए 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है? विज्ञान दिवस। इनकी मृत्यु 20 नवंबर 1970 को हो गई थी। चौथा वैज्ञानिक है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। इनका जो जन्म हुआ था 30 अक्टूबर 1909 को मुंबई में एक संपन्न पारसी परिवार में हुआ था। कैथेड्रल जॉन केनन हाई स्कूल एवं एलिफेंटन कॉलेज में शिक्षा पाने के बाद उच्च शिक्षा के अध्ययन हेतु कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय चले गए। इन्होंने कॉस्मिक किरणों व परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में विशेष अनुसंधान किए। इन्होंने क्या किए? विशेष अनुसंधान किए थे। 1942 में इन्हें अंतरिक्ष किरणों का अध्यापक बनाया गया। भाभा ने W हिल्टर के साथ मिलकर कॉस्मिक किरणों का अध्ययन किया। होमी जहांगीर भाभा हैं, इन्होंने W हिल्टर के साथ मिलकर कॉस्मिक किरणों का अध्ययन किया था तथा बताया कि कॉस्मिक किरणें वे सूक्ष्म कण हैं जो बाह्य अंतरिक्ष से वायुमंडल में आते हैं तथा वायु कणों के साथ साथ क्रिया कर इलेक्ट्रॉन के समान कणों का फव्वारा उत्पन्न करते हैं। भाभा ने इन नाभिकीय
कणों को खोजा। होमी जहांगीर बाबा ने नाभ के कणों को खोजा जो बाद में सोन कणों के रूप में जाने गए। इन्होंने जो नाभ के कणों को खोजा था उनको एक सोन कणों के नाम से जाना गया। 1945 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना हुई। 1948 में परमाणु शक्ति आयोग की स्थापना हुई तथा भाभा इसके अध्यक्ष बने। किसके अध्यक्ष बने थे? भाभा। परमाणु शक्ति आयोग की जो स्थापना हुई थी भाभा उसके अध्यक्ष बने। इसके निर्देशन में अप्सरा, साइरस, जर्लिना रिएक्टर की स्थापना हुई तथा देश का पहला परमाणु बिजली घर का निर्माण तारापुर में हुआ था। इनके द्वारा जो पहला परमाणु बिजली घर बना था उसका निर्माण कहाँ पर हुआ था? तारापुर में। तारापुर रावतभाटा में हुआ था। भाभा को भारतीय परमाणु विज्ञान का पिता भी कहा जाता है। भारतीय परमाणु विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? भाभा को। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को। भाभा अनुसंधान केंद्र मुंबई में स्थित है। इसका जो केंद्र है भाभा अनुसंधान केंद्र वो कहाँ पर स्थित है? मुंबई में। इसके सम्मान में परमाणु शक्ति संस्थान ट्राम्बे का नाम बदलकर, इनका जो परमाणु शक्ति संस्थान था वो ट्राम्बे में है। परमाणु शक्ति संस्थान ट्राम्बे का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। भाभा परमाणु अनुसंधान। ये जो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा हैं इनकी मृत्यु 24 जनवरी 1966 को हवाई दुर्घटना से हो गई थी। प्लेन क्रैश के कारण, मतलब प्लेन क्रैश के कारण हो गई थी इनकी मृत्यु। प्रफुल्ल चंद्र राय। प्रफुल्ल चंद्र राय का जो जन्म हुआ था 1861 से 1944 ईस्वी तक था। डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र राय का जन्म 2 अगस्त 1861 को बंगाल में हुआ था। 1882 में गिलक्रास्ट छात्रवृत्ति प्रतियोगिता की परीक्षा में सफल होने के कारण एडिनबरा विश्वविद्यालय में दाखिल हुए तथा इस विश्वविद्यालय में उपसभापति भी चुने गए। इनको कहाँ पर बना विश्वविद्यालय में क्या चुना गया? उपसभापति। एडिनबरा विश्वविद्यालय में इनको उपसभापति भी चुना गया। भारत में प्रेसिडेंट कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के सामान्य पद पर नियुक्त हुए। इन्होंने अल्प पूंजी में अनेक औषधियाँ तैयार की तथा बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स का कार्य आरंभ किया। यह कारखाना आगे प्रगति पर करोड़ों रुपयों का हो गया। इन्होंने कुछ पैसों से ही इन्होंने जो अनेक अल्प पूंजी में अनेक औषधियाँ तैयार की और बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स का कार्य आरंभ किया और इन्होंने बहुत कम समय में करोड़ों रुपयों का कारोबार कर लिया। इसके आधार पर देश में अनेक उद्योगों की शुरुआत हुई। इनकी मृत्यु 19 जून 1944 को 83 वर्ष की उम्र में हो गई थी। नेक्स्ट आता है अपना डॉक्टर पंचानन माहेश्वरी। इनका जो जन्म हुआ था वो 1904 से 1966 तक था। इनका जन्म 9 नवंबर 1904 को जयपुर में हुआ था। ये कहाँ के रहने वाले थे? जयपुर के। इनका जन्म कहाँ हुआ था? जयपुर में हुआ था। ये भारतीय वनस्पति विज्ञान के थे। ये वनस्पति विज्ञान के वैज्ञानिक थे। इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की और आगरा कॉलेज से अध्यापन कार्य किया। डॉक्टर माहेश्वरी दिल्ली विश्वविद्यालय में वनस्पति विज्ञान के अध्यक्ष बने। डॉक्टर माहेश्वरी ने पादप भ्रूण पर विशेष कार्य किया। इन्होंने भ्रूण विज्ञान तथा पादप क्रिया विज्ञान के सहमिश्रण से एक नई शाखा का विकास किया एवं इससे फूलों के विभिन्न भागों की कृत्रिम पोषण द्वारा वृद्धि कराने में सफलता हासिल की। फूलों के जो विभिन्न भाग होते हैं उन्होंने कृत्रिम पोषण तथा वृद्धि कराने में इन्होंने क्या किया? सफलता हासिल की। इन्होंने टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला की स्थापना की तथा टेस्ट ट्यूब कल्चर पर शोध किया जिसके लिए लंदन रॉयल सोसाइटी से इन्हें सम्मानित किया गया। इन्हें किससे सम्मानित किया गया? लंदन रॉयल सोसाइटी ने इन्हें सम्मानित किया। नेक्स्ट 18 मई 1966 को दिल्ली में डॉक्टर माहेश्वरी का निधन हो गया। नेक्स्ट है अपना डॉक्टर सलीम अली। डॉक्टर सलीम अली को पक्षी विशेषज्ञ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डॉक्टर सलीम अली को बर्डमैन भी कहा जाता है। ये क्या है? डॉक्टर सलीम अली का जो जन्म है 12 नवंबर 1896 ईस्वी को बॉम्बे के एक सुलेमानी मुस्लिम परिवार में हुआ था।
बॉम्बे के एक सुलेमानी मुस्लिम परिवार में हुआ था। ये भारतीय पक्षी विज्ञानी और प्रकृतिवादी थे। इन्हें भारत के बर्डमैन के नाम से जाना जाता है। भारत के आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भारत के जो बर्डमैन किसे कहा जाता है? डॉक्टर सलीम अली को भारत का बर्डमैन कहा जाता है। डॉक्टर सलीम अली को भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? पद्म विभूषण से। इन्हें 1976 में सम्मानित किया गया था। ये भारत का दूसरा सर्वोच्च सम्मान होता है, पद्म विभूषण। इन्हीं के प्रयासों से बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी की स्थापना हुई थी। इनका मुख्य योगदान भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य कौन सा? केवलादेव नेशनल पार्क के निर्माण और साइलेंट वैली नेशनल पार्क यह कहाँ पे है? केरल में है, की स्थापना हुई। नेक्स्ट है अपना इनकी आत्मकथा की फॉल ऑफ ए स्पैरो में अली ने अपनी पतली गर्दन वाली गौरैया की घटना को अपने जीवन का परिवर्तन क्षण माना। मतलब इनकी जो आत्मकथा थी फॉल ऑफ, ये इनकी आत्मकथा है फॉल ऑफ ए स्पैरो में अली ने पतली गर्दन वाली गौरैया की घटना को अपने जीवन का परिवर्तन क्षण माना, क्योंकि उन्हें पक्षी वैज्ञानिक बनने की प्रेरणा जो कहाँ से मिली थी? वहीं से मिली थी। इन्हें अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय व आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय से डॉक्टर की उपाधि प्राप्त की। भारत सरकार द्वारा सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री को स्थापित किया। उन्होंने क्या किया था? भारत सरकार द्वारा सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी, पक्षी विज्ञान के जनक को क्या कहा जाता है? ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है, एंड नेचुरल हिस्ट्री को स्थापित किया। इनकी मृत्यु हुई थी 1987 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है अपना डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इनका पूरा नाम डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम था। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 ईस्वी को तमिलनाडु के रामेश्वरम जिले में धनुषकोडी कस्बे में हुआ था। आया होरे सोलोमन उनके प्रेरणा स्रोत बने, जिन्होंने इन्हें बताया कि सफलता पाने के लिए 3 बातें आवश्यक होती हैं। इन्होंने इनके लिए क्या बताया था? किसने? कि ये रामेश्वरम जिले के धनुषकोडी कस्बे में हुआ आया होरे सुलेमान ने इन्होंने बताया कि सफलता पाने के लिए 3 बातें आवश्यक होती हैं। फर्स्ट होती है इच्छा शक्ति, सेकंड है आस्था, थर्ड है उम्मीद। कलाम के जीवन पर आधार बना। नेक्स्ट है अपना 1954 में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग हेतु मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में दाखिल हुए। 1958 में हावरक्राफ्ट परियोजना में वरिष्ठ वैज्ञानिक के तौर पर नियुक्त हुए। इन्होंने भारत का पहला रॉकेट नाइके अपाचे छोड़ा। इनका जो पहला रॉकेट छोड़ा था उसका नाम क्या था? नाइके अपाचे। इनको भारत का रॉकेट मैन भी कहा जाता है। APJ अब्दुल कलाम को रॉकेट मैन भी कहा जाता है। इनका जो पहला रॉकेट था वो था नाइके अपाचे। इन्हें SLV की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है? सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल परियोजना का प्रबंधक बनाया गया। इसके नेतृत्व में SLV थर्ड ने सफल उड़ान भरी। 1983 में पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग, आकाश नामक मिसाइलों का विकास एवं प्रक्षेपण किया। इन्होंने ये सारे जो मिसाइल हैं, जैसे पृथ्वी हो गई, अग्नि हो गई, त्रिशूल, नाग व आकाश नामक मिसाइलों का विकास इन्होंने ही किया था और इनका प्रक्षेपण भी इन्होंने किया था। 1998 में पोखरण में किए गए परमाणु परीक्षण का नेतृत्व किया। मिसाइलों में महत्वपूर्ण योगदान के कारण इन्हें मिसाइल मैन भी कहा जाता है। भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है। 2002 से 2007 तक ये भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं।
भारत सरकार ने इन्हें पद्म विभूषण तथा भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को भारत रत्न, पद्म विभूषण और पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। तीनों जो सम्मान हैं, 3 सम्मान इन्हें वो तीनों मिल चुके हैं। इनकी मृत्यु 27 जुलाई 2015 को IIM शिलोंग में भाषण देते हुए हृदय गति के रुक जाने से हुई थी। हार्ट अटैक बोलते हैं, हार्ट अटैक के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। इनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 15 अक्टूबर को विद्यार्थी दिवस मनाया जाता है। 15 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? इनका जो जन्म दिवस है उसको विद्यार्थियों के लिए विद्यार्थी दिवस मनाया जाता है 15 अक्टूबर को। और थैंक यू। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और इस चैप्टर की PDF पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है इंस्टा एंड फेसबुक पर, उस पर जाकर मैसेज करें और वहाँ से आप अपनी PDF प्राप्त करें। थैंक यू।